हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज का हमारा टॉपिक है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के दोस्तों प्रमुख लक्षण। और हम इस टॉपिक को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बहुत अच्छे से कवर करेंगे और उम्मीद करता हूँ आप तब तक वीडियो के लास्ट में पहुँचोगे, तब तक आपको भारत के संविधान के सेलिएंट फीचर्स यानी कि भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षण काफ़ी अच्छे से ज़्यादा समझ में आ चुके होंगे। दोस्तों, मैंने इससे पहले भारतीय संविधान के ऊपर भी वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि भारतीय संविधान को क्यों और किसके द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखेंगे। यहाँ आई बटन में मैंने उस वीडियो का लिंक भी दिया है, आप वहाँ पे जाएं और उस वीडियो को पहले काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझें। और आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान को क्यों और किसके द्वारा बनाया गया था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक इन इट्स कॉन्टेंट्स एंड स्पिरिट। दोस्तों, जो भारतीय संविधान है वो इसके कॉन्टेंट्स को लेके और इसकी स्पिरिट को लेके अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक है। इट बोरोड फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, इसको दुनिया के बहुत सारे देशों के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है उसके बहुत ज़्यादा सेलिएंट फीचर्स हैं, प्रमुख लक्षण हैं दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर कंट्रीज, जो इसको बाकी दूसरे देशों से काफ़ी ज़्यादा अलग बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हैव अंडरगोन आ सब्सिस्टेंशियल चेंज एंड अकाउंट ऑफ सेवरल अमेंडमेंट्स। मतलब दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, और जो उनमें से जो मेजर अमेंडमेंट्स थे दोस्तों, जैसे कि 7th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, 97th अमेंडमेंट एंड 101 फर्स्ट अमेंडमेंट। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा मेजर सेवरल अमेंडमेंट्स हैं। इन फैक्ट द 42 सेकेंड अमेंडमेंट, यानी कि दोस्तों जो 42वां संशोधन था दोस्तों 1976 का, उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि दोस्तों जो इसकी इम्पोर्टेंस थी और लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस मेड बाय इट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और दोस्तों, भारतीय संविधान में इस अमेंडमेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे। अब दोस्तों, हम वन बाय वन काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जो भारतीय संविधान है उसके सेलिएंट फीचर्स को काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में जुड़े रहना और वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखना। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं एक एक फीचर्स को डिटेल में। दोस्तों, जो पहला फीचर है वो है लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि दोस्तों सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लेंथिएस्ट ऑफ ऑल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, पूरी दुनिया में यह सबसे लंबा लिखित संविधान है। ओरिजिनली 1949 में दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन इसके पास था प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स जो कि 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे एंड 8 शेड्यूल्स। बट दोस्तों प्रेजेंटली 2019 के हिसाब से इट कंसिस्टेड ऑफ ए प्रियम्बल। दोस्तों, प्रियम्बल भी है अबाउट 470 आर्टिकल्स, जो कि अब 470 आर्टिकल्स हो चुके हैं एंड डिवाइडेड इनटू 25 पार्ट्स, और जो दोस्तों 25 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। और दोस्तों अभी प्रेजेंटली 12 शेड्यूल्स भी हो चुके हैं। दोस्तों, इट कंटेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस। दोस्तों, इसके अंदर जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो गवर्नेंस के डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी हैं। और दोस्तों, यह अपना जो संविधान है वो एक लिविंग ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है दोस्तों। अब दोस्तों, जो सेकेंड फीचर है वो है दोस्तों ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, यानी कि दोस्तों हमारे संविधान को काफ़ी ज़्यादा अलग अलग देशों के संविधान से लिया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बोरोड मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविजंस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज। दोस्तों, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो प्रोविजंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अदर जो कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनके अंदर से लिए गए हैं, एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और दोस्तों, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 उससे भी भारतीय संविधान के प्रोविजंस को लिया गया है। द फिलोसफिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, जो फिलोसफिकल पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे कि दोस्तों फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव
प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उनको जो लिया गया दोस्तों वो अमेरिकन एंड इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है दोस्तों। और जो पॉलिटिकल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का दोस्तों, जैसे कि द प्रिंसिपल्स ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट एंड द रिलेशंस बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के जो रिलेशंस हैं दोस्तों, उनको जो लार्जली लिया गया है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है दोस्तों। और जो अदर प्रोविंसेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे कि और भी ज़्यादा काफ़ी जो ज़्यादा प्रोविजंस हैं उनको दोस्तों ड्रॉन किया गया है अदर कॉन्स्टिट्यूशंस, जैसे कि किन किन देशों के, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर जो अभी नाउ रसिया है, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान एंड दोस्तों सो ऑन। द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस एंड मटेरियल सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दोस्तों जो यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस मटेरियल है दोस्तों, मतलब कि इसमें से बहुत ज़्यादा काफ़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं दोस्तों। जो फेडरल स्कीम, जुडिशरी, गवर्नर्स, इमरजेंसी पावर्स, द पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दोस्तों ये जितने भी ज़्यादातर प्रोविजंस हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। अब दोस्तों तीसरे पे है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उनको दो उसमें क्लासिफाइड किया गया है दोस्तों, जैसे कि एक तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है दोस्तों जो रिक्वायर करता है स्पेशल प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट, यानी कि जिसमें दोस्तों स्पेशल प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट होती है इसके अमेंडमेंट के लिए, जैसे कि जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है। और दोस्तों जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है दोस्तों दैट कैन बी अमेंडेड इन द सेम मैनर एज द ऑर्डिनरी लॉज आर मेड, यानी कि दोस्तों एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसको अमेंड किया जा सकता है, जैसे कि भी ऑर्डिनरी लॉज बनते हैं ऐसे ही उसको भी अमेंड किया जा सकता है, जो कि दोस्तों ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, मतलब दोस्तों जो भारतीय संविधान है दोस्तों वो तो ना तो रिजिड है और ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है दोस्तों, ये बट ए सिंथेसिस ऑफ बोथ, ये दोनों को मिला के बना हुआ है दोस्तों। जो आर्टिकल 368 है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रोवाइड फॉर 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। दोस्तों जो आर्टिकल 368 है वो 2 टाइप्स की अमेंडमेंट हमें प्रदान करता है। सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। दोस्तों कुछ प्रोविजंस हैं जिनको स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट के द्वारा ही दोस्तों चेंज अमेंड किया जा सकता है, जैसे कि दोस्तों स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि एक 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग दोस्तों, एंड एक मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। और दोस्तों जो सम अदर प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड विद रेटिफिकेशन बाय द हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स, यानी कि दोस्तों कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनमें जो अमेंड किया जाएगा वो स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए पार्लियामेंट की, और जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उनमें से हाफ स्टेट्स के द्वारा रेटिफाई भी किया हुआ होना चाहिए। जो दोस्तों सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट इन द मैनर ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, यानी कि दोस्तों कुछ प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जिनको अमेंड किया जा सकता है बाय सिंपल मेजोरिटी के साथ में भी, जैसे कि पार्लियामेंट में जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है। अब दोस्तों फोर्थ, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेस। दोस्तों इसमें यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है एस्टेब्लिशेस अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो इस्टेब्लिश करता है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दोस्तों। इट कंटेन्स ऑल यूजुअल फीचर्स ऑफ द फेडरलाइजेशन। दोस्तों इसके पास जो है वो फेडरलाइजेशन के जो यूजुअल फीचर्स हैं इसमें, जैसे कि दोस्तों 2 गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाइकैमरलिज्म। और दोस्तों जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों इट ऑल्सो कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स। दोस्तों जो भारतीय संविधान है वो जो यूनिटरी हैं और नॉन फेडरल फीचर्स हैं उनको भी कंटेन करता है, जैसे कि दोस्तों स्ट्रॉन्ग सेंटर,
single constitution, single citizenship, flexibility of the constitution, integrated judiciary, appointment of the state governors by the center, all India services, emergency provisions। दोस्तों ये कुछ फीचर्स हैं यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स हैं जो भारतीय संविधान इनको भी कंटेन करता है। दोस्तों पांचवा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ ऑप्टेड फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रादर देन द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। दोस्तों जो भारतीय संविधान है या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने हमारे देश के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को चुना, ना कि दोस्तों अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को। दो पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड कैबिनेट गवर्नमेंट। यानी कि दोस्तों जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम होता है उसको वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है और रिस्पॉन्सिबल कैबिनेट गवर्नमेंट होती है। यानी कि दोस्तों कैबिनेट भी रिस्पॉन्सिबल होता है जिसमें। द फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया आर। दोस्तों जो पार्लियामेंट्री फीचर्स हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के जो फीचर्स है दोस्तों इंडिया में वो हैं प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। जो नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं दोस्तों, जैसे कि जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है दोस्तों इंडिया में जैसे प्रेसिडेंट, और जो रियल एग्जीक्यूटिव है जैसे दोस्तों प्राइम मिनिस्टर। मेजोरिटी पार्टी रूल, जैसे कि दोस्तों जो पार्टी मेजोरिटी में वही रूल करती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। दोस्तों जैसे कि जो एग्जीक्यूटिव कैबिनेट है उसकी लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और अकाउंटेबिलिटी होती है। मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर्स। दोस्तों मिनिस्टर्स की लेजिस्लेचर में मेंबरशिप वो भी अकाउंटेबल होती है दोस्तों। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द और द चीफ मिनिस्टर। दोस्तों जैसे कि इसमें जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है इसमें जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है दोस्तों। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, यानी कि दोस्तों लोकसभा और लोअर हाउस और लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व भी किया जा सकता है दोस्तों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अब दोस्तों सिक्स्थ है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। दोस्तों द डॉक्ट्राइन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट while the principles of judicial supremacy with that of the American Supreme Court। दोस्तों जो डॉक्ट्राइन है सोवरेनिटी की पार्लियामेंट की वो एसोसिएटेड है ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ में, और दोस्तों जो प्रिंसिपल है जुडिशियल सुप्रीमेसी का वो है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के साथ में एसोसिएटेड। जस्ट एज द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम डिफर्स फ्रॉम द ब्रिटिश सिस्टम, द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द इंडिया इज नैरोअर देन दैट ऑफ व्हाट एग्जिस्ट इन द यूएसए। यानी कि दोस्तों इसमें ये कहना चाहते हैं कि जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो डिफर करता है थोड़ा सा ब्रिटिश सिस्टम से, जैसे कि जो स्कोप है जुडिशियल रिव्यू पावर का सुप्रीम कोर्ट का इन द इंडिया वो नैरोअर है, थोड़ा सा कम है दोस्तों उससे, जो कि यूएसए में है उससे थोड़ा सा कम है दोस्तों, वहाँ पे ज़्यादा है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन द वन हैंड कैन क्लियर द पार्लियामेंट्री लॉज और अनकॉन्स्टिट्यूशनल थ्रू इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। यानी कि दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है वो मतलब क्या कर सकता है कि जो पार्लियामेंट्री लॉज हैं उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी कर सकता है दोस्तों, अनाउंस कर सकता है थ्रू इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और दोस्तों जो पार्लियामेंट दूसरे हाथ पे सेम टाइम वो कैन अमेंड कर सकती है मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। यानी कि दोस्तों जो इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है उसके साथ ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मेजर पोर्शन अमेंड कर सकती है। और दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसके जो मतलब सर दोस्तों जो वो डिक्लेयर कर सकता है पार्लियामेंट्री लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल थ्रू इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। दोस्तों जो नेक्स्ट है सेवंथ पॉइंट है वो है दोस्तों इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस अ जुडिशियल सिस्टम दैट इज इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट है। यानी कि दोस्तों जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड भी है और इंडिपेंडेंट भी है दोस्तों। द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इन द कंट्री। यानी कि दोस्तों जो सबसे टॉप पे जो अपेक्स
यानी कि जो अपेक्स कोर्ट है दोस्तों वो है अपना सुप्रीम कोर्ट। बिलो इट देयर आर हाई कोर्ट्स दोस्तों, इसके जो अंडर में नीचे हैं वो हैं, जो हायरार्की में नीचे हैं दोस्तों इससे वो हाई कोर्ट्स हैं। एट द स्टेट लेवल पे जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों वो सेंट्रल लेवल पे है, और अंडर दिस जो हाई कोर्ट है उनके जो अंडर में है वो हायरार्की है कि उसके नीचे में सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, और दोस्तों दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, और फिर उनके जो नीचे हैं अदर लोअर कोर्ट्स। और दोस्तों ये सिंगल सिस्टम है कोर्ट्स का जो इन्फोर्स करता है बोथ सेंट्रल लॉज एज वेल एज द स्टेट लॉज। पर दोस्तों यूएसए में ऐसा नहीं है, वहाँ पे जो फेडरल लॉज हैं वो इन्फोर्स किए जाते हैं फेडरल जुडिशरी के द्वारा, और जो स्टेट लॉज हैं दोस्तों वो इन्फोर्स किए जाते हैं स्टेट जुडिशरी के द्वारा। बट भारत में ऐसा नहीं है, भारत में दोस्तों जो है वो सिंगल सिस्टम है कोर्ट्स का जो इन्फोर्स करते हैं बोथ द सेंट्रल लॉज एज वेल एज द स्टेट लॉज को। अब दोस्तों जो 8th पॉइंट है इसमें है दोस्तों फंडामेंटल राइट्स। जो पार्ट 3 है दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें 6 फंडामेंटल राइट्स जो इसके सिटीजन्स हैं उनको गारंटीज देता है, गारंट करता है उनको 6 फंडामेंटल राइट्स देता है दोस्तों। जैसे कि राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से दोस्तों 18 तक, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन आर्टिकल 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 to 30, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दोस्तों आर्टिकल 32। और अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का किसी के द्वारा वॉयलेशन किया जाता है तो दोस्तों हम डायरेक्ट कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। दोस्तों जो 9th है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी इज अ नोवल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि दोस्तों जो हमारे संविधान के पिता के नाम से जिनको जाना जाता है श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनका ये कहना ये था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के वो नोवल फीचर हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। दे आर एनुमरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनको पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन में एनुमरेटेड किया गया है। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। दोस्तों इनको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, जैसे सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर मींट फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। दोस्तों जो इनका मेन प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो किस लिए है, ताकि ये सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का आइडिया प्रमोट कर सकें। दे सीक टू इस्टेब्लिश द वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। मतलब दोस्तों जो इनका काम है वो है दोस्तों इंडिया में वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करना। हाउएवर अनलाइक द फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। दोस्तों जो फंडामेंटल राइट मतलब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं दोस्तों वो नॉन जस्टिसेबल है नेचर में, और इनको दोस्तों कोर्ट्स के द्वारा इन्फोर्सेबल, दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन। दोस्तों इनके वायलेशन के लिए कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं होते। अब दोस्तों 10th पे जो है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। द जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स। दोस्तों जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि 1949 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था दोस्तों उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, इनको बाद में ऐड किया गया था ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी 1975 to 1977। जो दोस्तों इनको ऐड किया गया था बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द सवरन सिंह कमेटी थी दोस्तों, उनकी रिकमेंडेशंस पे फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। और दोस्तों जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2002 का, उसके द्वारा एक और जो फंडामेंटल ड्यूटी थी उसको ऐड किया गया था दोस्तों। जैसे कि पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी बट ये एक ऐड होने के बाद 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं दोस्तों। जो दोस्तों पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन आर्टिकल 51A स्पेसिफाई द फंडामेंटल ड्यूटीज। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को दोस्तों स्पेसिफाई करता है ये आर्टिकल 51A। लाइक द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तरह जो ड्यूटीज हैं वो भी नॉन जस्टिसेबल हैं नेचर में, यानी कि कोर्ट्स के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। अब दोस्तों ये जो है 11th पे दोस्तों पॉइंट है ये सेकुलर स्टेट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड्स फॉर अ सेकुलर स्टेट। दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो सेकुलर स्टेट के लिए खड़ा है। हैंस इट डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट।
यानी कि दोस्तों भारतीय संविधान में किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं माना गया स्टेट का। जो कुछ प्रोविजंस है दोस्तों जैसे कि मैंने आपको दिए हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन के रिवील करते हैं सेकुलर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन स्टेट, यानी कि इंडियन स्टेट की सेकुलर करेक्टरिस्टिक्स को। जैसे दोस्तों द टर्म सेकुलर वाज एडेड टू प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976। यानी कि दोस्तों जो टर्म है ये सेकुलर, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में जो 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था दोस्तों 1976 में, उसके द्वारा ऐड किया गया था। जो प्रीएम्बल सिक्योर करता है सारे सिटीजन्स के ऑफ इंडिया के जिनकी लिबर्टी ऑफ बिलीफ, उनके बिलीफ की लिबर्टी को, फेथ को और उनकी वर्शिप को। दोस्तों द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दोस्तों यानी कि हमारे देश में सभी को एक मतलब है दोस्तों इक्वलिटी है बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी कि जो कि आर्टिकल 14 में मेंशन है दोस्तों, राइट टू इक्वालिटी में। और दोस्तों द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट विद एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, यानी कि दोस्तों स्टेट वो किसी भी नागरिक के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, किसको, धर्म को आधार लेके। तो दोस्तों ये कुछ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ये शो करती हैं इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट। अब दोस्तों दूसरे 12वें नंबर पे जो है वो है दोस्तों यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्ट्स यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एज ए बेसिस ऑफ द इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी कि दोस्तों जो इलेक्शन है लोकसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनका जो बेसिस है वो है दोस्तों यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि एवरी सिटीजन हु इज नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि दोस्तों कोई भी नागरिक जो जिसकी उम्र 18 साल से कम नहीं है उसके पास राइट है वोट का, मतलब दोस्तों वह वोट दे सकता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के दोस्तों, यानी कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा उसके खिलाफ, ना ही कास्ट के बेस पे, ना ही रेस के बेस पे, ना ही रिलीजन, ना ही सेक्स, ना ही लिटरेसी, ना ही वेल्थ, मतलब दोस्तों किसी की चीज़ के बेस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जिसकी उम्र 18 साल से कम नहीं है वो दोस्तों एलिजिबल है राइट टू वोट के लिए। अब दोस्तों 13 सिंगल सिटीजनशिप, दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरल एंड इनविसेजेस ए ड्यूअल पॉलिटी, यानी कि दोस्तों जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है और हमारे यहाँ जैसे कि इनविसेजेस ड्यूअल पॉलिटी सेंटर एंड स्टेट्स हैं, बट इट प्रोवाइड्स फॉर ओनली अ सिंगल सिटीजनशिप, बट दोस्तों सिर्फ यह सिंगल सिटीजनशिप के लिए प्रोवाइड करता है, यानी कि दैट इज इंडियन सिटीजनशिप। इन कंट्रीज लाइक यूएसए है दोस्तों, जैसे कि यूएसए अदर एंड पे ईच पर्सन इज नॉट ओनली ए सिटीजन ऑफ यूएसए बट ऑल्सो ए सिटीजन ऑफ पार्टिकुलर स्टेट, यानी कि दोस्तों जो यूएसए में लोग रहते हैं वो सिर्फ यूएसए के सिटीजन नहीं होते, वो वहाँ पे जो उनके स्टेट्स हैं उनके स्टेट्स के भी पर्टिकुलर सिटीजन होते हैं जिनसे वो बिलोंग करते हैं। इन इंडिया ऑल सिटीजन्स इज इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट, यानी कि दोस्तों भारत में जितने भी नागरिक है इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट्स इन विच दे आर, मतलब वो किस देश में पैदा हुए दोस्तों और किस देश में रह रहे हैं, इंजॉय द सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप, मतलब वो सेम पॉलिटिकल राइट्स और सिविल राइट्स को एंजॉय करते हैं ऑल ओवर द कंट्री, यानी कि दोस्तों कि देश के किसी भी कोने में, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उनके बीच में नहीं किया जाता। अब दोस्तों जो 14th पॉइंट है वो इंडिपेंडेंट बॉडीज, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली प्रोवाइड फॉर लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि दोस्तों जो भारतीय संविधान है वो सिर्फ लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट के लिए प्रोवाइड नहीं करता, बट यह इस्टेब्लिश करता है कुछ, मतलब दोस्तों इसमें सर्टेन इंडिपेंडेंट बॉडीज भी हैं दोस्तों, और जो दोस्तों दे आर इनिशिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज द बलवर्क्स ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन दीज आर, मतलब दोस्तों ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। जैसे कि दोस्तों कुछ बॉडीज का नाम मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि दोस्तों यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, दोस्तों इलेक्शन कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं दोस्तों। अब दोस्तों 15 जो पॉइंट है दोस्तों सेलिएंट फीचर्स का वो है इमरजेंसी प्रोविजंस। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों वो इलोबरेट मैनर में जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो हैं दोस्तों इनेबल टू मीट, जो प्रेसिडेंट है दोस्तों प्रेसिडेंट टू मीट एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इफेक्टिवली,
यानी कि दोस्तों अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाती है तो जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो उसको इफेक्टिवली उस सिचुएशन को संभाल सकें, उसके लिए हमारे संविधान में दोस्तों इलेबोरेट किया गया है इमरजेंसी प्रोविजंस को भी। द रेशनलिटी बिहाइंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस प्रोविजंस इज टू सेफगार्ड, मतलब जो दोस्तों इनके पीछे जो का मेन मुद्दा है दोस्तों इन प्रोविजंस को डालने का वो है टू सेफगार्ड द सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों इनको सेफगार्ड किया जा सके इसके लिए भारतीय संविधान में इमरजेंसी प्रोविजंस का भी प्रावधान है दोस्तों। जो 3 टाइप्स इमरजेंसी प्रोविजंस हैं दोस्तों, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी, ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबिलियन दोस्तों, जो कि आर्टिकल 352 में है। स्टेट इमरजेंसी दोस्तों जिसको प्रेसिडेंट्स रूल बोलते हैं, ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट्स, यानी कि दोस्तों ये आर्टिकल 356 के अंडर में है। फॉर द फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ द सेंटर, दोस्तों जो सेंटर की डायरेक्शंस हैं अगर उनको भी निभाने में फेल हो जाते हैं तो दोस्तों वो है आर्टिकल 365 के अंडर। और दोस्तों जो लास्ट इमरजेंसी है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ऑन द ग्राउंड ऑफ थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया। और दोस्तों जो ये है फाइनल इमरजेंसी है किसके ग्राउंड पे, अगर दोस्तों फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और जो क्रेडिट ऑफ इंडिया है अगर उसको कोई थ्रेट महसूस होता है तो तब दोस्तों फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। और दोस्तों जो कि आर्टिकल 360 के अंडर मेंशन है भारतीय संविधान में। अब दोस्तों जो 16th पॉइंट है दोस्तों सेलिएंट फीचर्स का, वो है 3 टायर गवर्नमेंट। ओरिजिनली दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक एनी अदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर अ ड्यूअल पॉलिटी एंड द कंटेंट प्रोविजंस विद रिगार्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड द पावर ऑफ द सेंटर एंड स्टेट्स। यानी कि दोस्तों जो ओरिजिनली है 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन को और 1950 में दोस्तों जब भारतीय संविधान को लागू किया गया था उस टाइम पे जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों उस टाइम पे प्रोवाइडेड फॉर ड्यूअल पॉलिटी के लिए था। और उसमें दोस्तों जो कुछ कंटेंट प्रोविजंस थे वो रिगार्ड्स को लेके थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर्स ऑफ को सेंटर एंड स्टेट्स को लेके। बट दोस्तों लेटर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बाद दोस्तों हमने एक 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट को भी ऐड किया जिसको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, जो कि विच इज़ नॉट फाउंड इन एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दोस्तों जो किसी अदर कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के अदर कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं है। अब दोस्तों जो 17th जो सेलिएंट फीचर है दोस्तों वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था दोस्तों 2011 का, गिव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यानी कि दोस्तों इसने जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया और प्रोटेक्शन दी। इन दिस कंटेक्स्ट इट इज़ मेड द फॉलोइंग 3 चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों इसके कंटेक्स्ट में 3 चेंजेस किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। इट मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ए फंडामेंटल राइट, यानी कि दोस्तों जो राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उसको एक फंडामेंटल राइट बनाया गया आर्टिकल 19 में। इट इंक्लूडेड अ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यानी कि दोस्तों इसने एक न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर स्टेट पॉलिसी को भी ऐड किया गया ताकि प्रमोशन हो किसका, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। आर्टिकल 43B में इसको ऐड किया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। और दोस्तों इट एडिड अ न्यू पार्ट 9B इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज इंटाइटल एज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यानी कि दोस्तों एक नया पार्ट 9B कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया जो कि एंटाइटल है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए आर्टिकल 43ZH टू आर्टिकल 43ZT तक। और दोस्तों यही फीचर्स हैं हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षण। उम्मीद करता हूं आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। और अगर आपको यह फीचर्स समझ में नहीं आए हैं तो आप एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें दोस्तों। फिर भी यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप दोस्तों मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।